डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब भी लेक्चर देख रहा है उसके हिसाब से आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे रह रहे होंगे और सुरक्षित रह रहे होंगे। ठीक है। ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने, इनफैक्ट पिछला क्लास नहीं, पिछले सेशन में हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी का रिकैप करा था, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करे थे। आई होप कि सभी रिवाइज करके आए होंगे नहीं, कर रहे होंगे आई गेस। ठीक है। ओके, एनीवेज चलिए बैक टू द टॉपिक। हम लोग का जो पिछले क्लास में जिक्र हुआ था, यहाँ तक हो गया था, म्यूनसिपल टैक्सेस तक के तमाम नोट्स जो थे मैंने लिखा दिए थे। अब आता है हमारा नेक्स्ट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ डिस्क्रिप्शन देता हूँ, फिर लिखाना स्टार्ट करता हूँ। सर इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप लोन लेते हो, किस पर्पस के लिए, यहाँ पर्पस इम्पॉर्टेंट है, किस पर्पस के लिए ले रहे हो, लेट से कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो, रिपेयर के लिए ले रहे हो, रेनोवेशन के लिए ले रहे हो। यहाँ दूसरी भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, सर किन से ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, ट्रस्ट से ले रहे हो, फ्रेंड्स से ले रहे हो, फैमिली से ले रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि आप किन से ले रहे हैं। चलिए इनसे ले लिया, किस लिए ले रहे हैं यहाँ ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। पर्पस क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो, रिपेयर के लिए ले रहे हो, रेनोवेशन के लिए ले रहे हो, समझ रहे हैं आप। तो इन सारे पर्पसेस के लिए आप लोन ले रहे हो। किसके रेनोवेशन, किसके कंस्ट्रक्शन, किसके हाउस प्रॉपर्टी के लिए। सर हाउस प्रॉपर्टी किसके के लिए, किसके लिए ले रहे हो, इन सभी चीज़ों के लिए ले रहे हो, रिपेयर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रेनोवेशन के लिए। किस चीज़ का, हाउस प्रॉपर्टी का। उसके लिए आप क्या ले रहे हो सर, लोन ले रहे हो। किन से लोन ले रहे हो, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी बातें मैंने बोली उनसे आप लोन ले रहे हो। तो सर आपको उसका खर्चा अलाउ हो जाएगा, मतलब कि डिडक्शन मिल जाएगी। जैसा कि मैंने वहाँ शीट बनाया था, कंप्यूटेशन वाला शीट, ये देख रहे थे ना, यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन लोन घटाए थे, याद है ना, ऑफ कोर्स याद होगा ही। तो वो तभी घटेगा, कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करना है अपने को। कुछ पॉइंट्स कंसिडर करेंगे और देखते हैं कैसे घटता है, क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपका पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग होगा ही, है ना। इंटरेस्टिंग होना भी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। चलिए इसका पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड एज डिडक्शन। इफ, कब डिडक्शन मिलेगा, इफ लोन इज टेकन, लोन किस लिए लिया गया है, ये लोन लिया गया है फॉर द पर्पस, लोन इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, वो हाउस प्रॉपर्टी के कौन कौन से पर्पस हैं बताइए। दैट इज, कौन से पर्पस है सर, पर्पस क्या है यहाँ पे, पर्पस है आपका सर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन, रेनोवेशन है RENOVATION, रेनोवेशन VATION, ठीक है ना। ओके, दूसरा पॉइंट, सर इंटरेस्ट क्यों लिया गया, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन कब अलाउ होता है सर,
यदि लोन लिया गया हो फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कौन कौन से पर्पस होने चाहिए सर हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड? कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या आपका रेनोवेशन करके, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, लोन किन किन से ले सकते हो? किसी से भी ले लो यार, सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है। मतलब वो आप ब्लैक मनी वगैरह मत समझ लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। जो पॉइंट्स मैं यहाँ लिखा रहा हूँ उन्हें तो ज़रूर कंसिडर कर लेना, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट इनमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो ही जाएगा। लोन में बी टेकन फ्रॉम banks, loan may be taken from banks, financial institutions, trusts, फ्रेंड्स से ले लो, फैमिली, सॉरी etc. So loan may be taken from banks, financial institutions, trusts, friends, family etc. ठीक है, लोन ले लिया सर, अलाउ कब होगा? जब इन पर्पसेस के लिए होगा तो। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है सर, सबसे तो नहीं बोलूँगा बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट कब अलाउ होगा? जैसा कि म्यूनसिपल टैक्सेस में आप देखते थे सर कि पेमेंट हो रखा होगा तब अलाउ होता था, बट यहाँ वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सर इंटरेस्ट जो है ड्यू बेसिस पे अलाउ होती है, चाहे पे करो या आउटस्टैंडिंग रहने दो, दोनों ही केसेस में आपका अलाउड हो जाना है, ठीक है। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जब पेमेंट करे बिना अलाउ हो जाता है तो छोड़ देते हैं, तो वैसी बेवकूफ़ी ना करें। आप बैंक से अगर लोन लेंगे 1 लाख रुपए का, इंटरेस्ट छोड़ते जाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रिंसिपल में जुड़ते जुड़ते और आपका लोन बड़ा करते चला जाएगा, समझ गए? तो ऐसी गलती ना करें। तो हम कहाँ थे सर? इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, यानी कि पेड तो भी अलाउड, आउटस्टैंडिंग ओब्लिगस पिछले क्लास में बताया था, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग यानी बकाया है, पेमेंट तो करना चाहिए था बट नहीं करते सर, तो नहीं करते, नहीं करते मतलब नहीं करते, ओके देन ऑल्सो इट इज़ अलाउड, मतलब चाहे पेमेंट करा हो चाहे ना करा हो अलाउड हो जाएगा सर। जैसे मुझे 1 तारीख को इंटरेस्ट देना था, या ईएमआई हो गया, लोन हो गया, लोन लियोगे तो ईएमआई बन गया, या जैसा भी मामला बन रहा हो, पेमेंट करना था, पेमेंट नहीं किया, किसी भी कारणवश ना कराओ, 1 महीने नहीं किया, 2 महीने नहीं किया, कभी ना कभी तो करोगे ही ना सर। तो मान के चलो कि अगर 1 आध महीने नहीं भी किया या कुछ महीनों नहीं भी किया तो भी आपको सर इंटरेस्ट का जो भी खर्चा लोन पे बन रहा है वो अलाउ हो जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, पेनल इंटरेस्ट होता है जो कि नहीं होता है अलाउड एज डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, समझ रहे हो आप मेरी बात? अब तुम चुकाओ ही मत, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जमा होते जाए, और तुम बोलो कि सर पिछले महीने तो 10,000 इंटरेस्ट थे, अब उस इंटरेस्ट को जोड़ दिया गया प्रिंसिपल में, उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट, फिर नहीं किया पेमेंट, फिर से प्रिंसिपल इंटरेस्ट जुड़ते जुड़ते जुड़ते, तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट का अमाउंट होना तो इतना चाहिए था लेकिन हो इतना गया क्यों? सर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आपकी गलतियों की वजह से, मतलब आपने डिफ़ॉल्ट किया ना, पेमेंट नहीं करा, तो वैसे केस में जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर वाला इंटरेस्ट जो होता है ना, जिसको कि पेनल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, वो कभी भी अलाउड नहीं होता डिडक्शन के तौर पे। जो नॉर्मल वाला इंटरेस्ट है वही अलाउड होता है। 10,000 इंटरेस्ट बनता था, किसी कारणवश आप नहीं कर रहे हो पेमेंट, आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन।
चीज़ ब्रैकेट में लिख लेना यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के ब्रैकेट में जो मेन पेनल इंटरेस्ट, आपकी गलतियों का नतीजा, आपकी गलती से लगने वाला इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब मैंने थोड़ी बोला था कि इंटरेस्ट मत भुगतान करो, बैठ के रख लोन ले लिया पचाओ, ऐसा थोड़ी बोला था। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट जिसे कि पेनल इंटरेस्ट बोलते हैं, इज़ नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी सर। जो नॉर्मल वाला इंटरेस्ट होगा वो तो मिल जाएगा। लेट से अगर नॉर्मल वाला इंटरेस्ट 10,000 है, आपकी गलती की वजह से वो 10 से 11 हो गया, 11 से 12 हो गया, तो मैं नॉर्मल वाला तो सर अलाउ कर दूंगा, बट जो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है वो सर अलाउ नहीं होता है। चलिए जल्दी लिखिए इसे, फिर आगे लिमिट्स की बातें करते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जल्दी लिखो। दिख रहा है ना? दिख रहा होगा। चलो लिखो। शिट, कैमरा गिर गया था। ठीक है, जल्दी लिखिए। इसके बाद जो लिमिट की चर्चा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है उस चीज़ को, क्वेश्चन में काफ़ी यूज़ होगा। और इस लिमिट से एसोसिएटेड एक कंसेप्ट भी होता है, इंटरेस्ट से एसोसिएटेड एक कंसेप्ट होता है जो कि काफ़ी टेक्निकल कंसेप्ट है, तो इसके बाद वही करेंगे। जल्दी लिखिए। हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ हो तो पॉज करके लिख लेना, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। नाउ कमिंग टू द लिमिट। सर कितनी? सर जो मन होगा सर वो इंटरेस्ट अलाउ कर देंगे, जितना मन मर्जी उतना इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा? नहीं सर, तब तो सरकार बेवकूफ़ बन जाएगी। जिसकी मन बोलेगा मैं इतना लोन लिया, इतना इंटरेस्ट घटाओ, इतना घटाओ, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी छोड़िए सर, सारे के सारे लॉस में लेके जाने हैं फिर तो ऐसा नहीं होता, लिमिट लगा रखी है। चलिए देखते हैं क्या लिमिट है सर। सर लिमिट बड़ा ही आसान है सर, लेट आउट प्रॉपर्टी हो या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी हो, लेट आउट प्रॉपर्टी का मामला बन रहा हो या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी का मामला बन रहा हो, एक और लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम्ड लेट आउट, यही तो आपका टैक्सेबल होता है। पहला दिन वाला लेक्चर याद रहेगा आपको। तो लेट आउट प्रॉपर्टी हो गया, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी हो गया, एक तरफ आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो चूंकि ये पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, याद है ना, पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। नहीं याद है तो बोलो, दिखाता हूँ। वैसे रिवीजन किया ही होगा आपने। ये देखो, लेट आउट प्रॉपर्टी ऑलवेज टैक्सेबल, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी भी आपकी हमेशा टैक्सेबल होती है। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी याद रहेगा ना। तो लेट आउट प्रॉपर्टी बाबू और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी दोनों ही आपकी पूरी तरह से टैक्सेबल होती है। तो सर जब पूरी की पूरी इनकम टैक्सेबल कर रहे हो तो पूरे के पूरे खर्चे भी मेरे आपको अलाउ करने चाहिए ना। तो लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में सर नो लिमिट, जितना मन मर्जी ले लो, पूरा का पूरा इनकम ले रहे हो तो पूरा का पूरा खर्चा भी दे दो, समझ रहे हो ना। तो नो लिमिट, टोटल पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है सर आपका अलाउ हो जाता है। टोटल इंटरेस्ट इज अलाउड। ओके, पूरा का पूरा आपका खर्चा जो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, जो भी आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट का खर्चा पूरा अलाउ हो जाता है, कोई लिमिट नहीं लगा रखी। ठीक है, अब आते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसी में आपका केस बनेगा।
एक है सर आपका नॉर्मल केस, एक है आपका स्पेशल केस। ठीक है सर, तो जो स्पेशल वाला है उसको स्पेशली करेंगे, पहले नॉर्मल वाला बात करते हैं। नॉर्मल केस सर, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का मामला बन रहा है, क्या करेंगे सर? सर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30,000 रुपीज़ तक हम खर्चा आपको अलाउ कर देंगे। बोलोगे सर 35,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन दिया था, मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, मैं बोलूँगा ना 30,000 दैट्स एनफ, उससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं, ऑफकोर्स सरकार ही बोलेगी। तो नॉर्मल केस में क्या है सर, मैक्सिमम 30,000 रुपये तक का अलाउड है। नॉर्मल केस मतलब स्पेशल केस नहीं, नॉर्मल। जो स्पेशल हो जाएगा उसका अलग ट्रीटमेंट है। स्पेशल के अलावा जितने भी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड केसेस होंगी वो यहाँ कवर्ड हो जाएंगी। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अगर ये मामला ना बन रहा हो तो क्या हो जाएगा सर, नॉर्मल वाला मामला, उसमें क्या मिलेगा सर, 30,000। तो अब चलिए स्पेशल मामला क्या है वो देखते हैं। ये रहा पहला आपका स्पेशल। पहला पॉइंट क्या सर, कि लोन जो है सर, लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर, कब, इस दिन को याद रखना, 1/4/1999। में जब अप्रैल फुल मनाया गया था ना, क्या मनाया गया था सर, याद रखने के लिए, अप्रैल फुल कब का सर, 99, 2000 से पहले के ज़माना, 1999, तब जब अप्रैल फुल मनाया गया था तब की बातें हैं। ठीक है, तो 1999 यानी 99 का अप्रैल फुल याद रखने का। लिख दूँ कि लिख लोगे, लिख लेना खुद से, ठीक है। तो अप्रैल फुल जब मनाया गया था उसके बाद यानी 1/4/1999 या उसके बाद लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर, ये कंडीशन बता रहा हूँ स्पेशल केस की। अगर तुमने या जिन्होंने भी लोन लिया होगा 1/4/99 या उसके बाद, पहला पॉइंट किस चीज़ के लिए। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, कंडीशन बता दी कि ये तो होना चाहिए कि लोन जो लिया गया होना चाहिए वो 1/4/1999 या उसके बाद का लिया गया होना चाहिए। और पर्पस क्या होना चाहिए था लोन का, कार खरीदने के लिए नहीं सर, डायमंड खरीदने के लिए, ज्वेलरी खरीदने के लिए नहीं सर। लोन का पर्पस क्या होना था सर, लोन जो आपका टेकन था, लोन मस्ट भी किस चीज़ के लिए होना चाहिए था, लोन टेकन किस चीज़ के लिए सर, लोन टेकन फॉर परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। परचेज के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए हाउस प्रॉपर्टी। कुछ लोगों के दिमाग में कुछ भी आते रहता है, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। सर परचेज, अगर आपने रेडी टू यूज़ फ्लैट ले लिया, कोठी ले ली, बंगलो ले लिया, जो भी ले लिया, रेडी टू यूज़, आपको बनाना नहीं पड़ा, अपने अपार्टमेंट में गए, एक फ्लैट बुक कराया, 2 फ्लैट बुक कराया, दैट इज़ आपका परचेज। या आपने कोई कोठी खरीद ली, हवेली खरीद ली, और कोठियाँ भी बिकती हैं, हवेलियाँ भी बिकती है, तो आपने अगर वैसा कुछ खरीद लिया, घर खरीद लिया, रेडीमेड मतलब पहले से बना हुआ, आपको बनाना नहीं है, उसके लिए आपने लोन लिया, ठीक है सर, वो भी यहाँ पे कवर्ड हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज वो भी तो आपका हाउस प्रॉपर्टी ही है ना। फ्लैट बोलो, घर बोलो, कोठी बोलो, जो बोलना है बोलो, बंगलो बोलो, सब आपका हाउस प्रॉपर्टी है। तो लोन, तो आप हाउस प्रॉपर्टी कैसे खरीद भी सकते हो या तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन मतलब खुद से बनाना, ज़मीन थी आपने बनाई हाउस प्रॉपर्टी। तो इस संदर्भ में आपने लोन लिया है, कब लिया है, 1/4/99 या उसके बाद, किस लिए लिया है, परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए। इसके साथ साथ तीसरा कंडीशन, इफ लोन इज टेकन for construction
ध्यान दीजिएगा सर, मैं यहाँ परचेज़ की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि परचेज़ तो एक दिन में होता है। कंस्ट्रक्शन में भले ही समय लग जाए, साल लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में तो समय लगता ही है। परचेज़ में कितना समय लगता है? बस पेपर एग्रीमेंट करा, एक्सचेंज करा, मनी का लेन देन हो गया, रजिस्ट्री वगैरह करा लिया, हो गया सर। मीन्स काफ़ी कम समय में, उसमें कोई महीने नहीं लगते, एक दिन में भी हो जाता है काम, 2 दिन में भी हो जाता है, तो उसकी बात नहीं कर रहा सर। मैं बात कर रहा हूँ लोन इज़ टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। कंस्ट्रक्शन होने में तो टाइम लगेगा ना। तो यदि इसमें मैं परचेज़ की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये वाला पॉइंट जो 3 नंबर पॉइंट है केवल केवल कंस्ट्रक्शन के लिए है, ठीक है। यदि लोन जो है कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया था, देन कंस्ट्रक्शन should be completed within 5 years, 5 सालों के भीतर भीतर from the end of the year in which loan was taken। सर क्या बोल रहा है, देखो फिर से समझाता हूँ। लोन जो आपका स्पेशल केस बता रहे हैं, स्पेशल केस का मतलब अप्रैल फुल 99 वाला, यानी 1/4/99 या उसके बाद आपने लोन ली है। किस लिए ली है सर? परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है सर। अगर मैंने परचेज करना था फ्लैट, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1/4/99 को मैंने लोन लिया, या उसके बाद मैंने लोन लिया, जाके एक अपार्टमेंट में फ्लैट खरीद लिया, केस वहीं रफा दफा हो गया सर। बस परचेज़ के लिए इतना ही केस, 1 और 2। लेकिन अगर मुझे कंस्ट्रक्शन करना था हाउस प्रॉपर्टी का, मैंने 1/4/99 या उसके बाद लिया, लोन लिया, कंस्ट्रक्शन करी हाउस प्रॉपर्टी की, तो अगर मैंने कंस्ट्रक्शन करी तब उसके लिए थर्ड पॉइंट आपका एप्लीकेबल हो जाता है, जो कि ये कहता है सर कि यदि कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, देन कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट हो जाना है। कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए सर? विद इन मतलब 5 सालों के भीतर भीतर। कब से? फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। अगर मैंने 1/4/99 में लिया तो इसका एंड कब हो गया सर? बताइए, 31 मार्च 2000, समझ रहे हो? 31 मार्च 2000 को ख़त्म हो गया, तो उसके एंड से 5 साल काउंट करेंगे। उसके भीतर भीतर मेरा जो था सर, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए था। यही बात है, बस कही गई है। अगर ये सारे कंडीशंस आपके पूरे हो रहे हैं, तो इस केस में जो इंटरेस्ट का लिमिट की बात जब मैं कर रहा था, यहाँ जैसे कि 30,000, तो इस केस में आपका यहाँ पे तो पेपर ही ख़त्म हो गया ना, आप समझो। तो अगर ये वाला केस बन रहा है, तो इस केस में लिमिट क्या कह दी है? आप ऐसे साइड में करके मत लिखना। आप जैसे यहाँ पे ये मैक्सिमम 30,000 लिखा है ना, तो आप ये एरो मार्क इसके नीचे लिखना, इसके नीचे ऐसे लिखना और इसके नीचे लिख देना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप नीचे में लिखना, डैश दे के, लाइन दे के, ठीक है। क्या लिखोगे सर? इस केस में मैक्सिमम आपकी कितनी है बताओ, बताओ जिन्हें याद है। मैक्सिमम रुपीज़ 2 लाख, ठीक है, 2 लैक्स, ओके, ब्रैकेट में लिख दिया, जीरो में गलती मत करना। तो सर स्पेशल केस में हम मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट है जो सर आपको डिडक्शन दे देंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? अच्छे से समझना, अच्छे से लिखना, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर का ये सीन अगर लिखा गया हो, दिखा देता हूँ शुरू से। ये रहा लिमिट, ऊपर लिख ही लिया होगा। लेट आउट वाला तो लिख लिया होगा। स्पेशल केस में हम लोग डील कर रहे हैं, नॉर्मल केस तो आपका मैक्सिमम 30,000 हो गई। चलो यहाँ से आई गेस दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? दिख रहा है पूरा। चलो लिखो जल्दी। तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कोई लिमिट नहीं है सर, डीम्ड लेट आउट के लिए कोई लिमिट नहीं है। नॉर्मल वाला मामला है, यानी कि ये वाला नहीं। आप 99 नहीं, 98 में ले रखे तो मैक्सिमम 30,000।
97 में ले रखे लोन, मतलब पुराने ज़माने की प्रॉपर्टीज़ अगर बन रखी है या खरीदी गई है तो मैक्सिमम 30,000 हो जाएगा। 1,499 तो अभी भी तो सर 2020 चल रहा है, इसके बाद ही है ना, तो ये तो एप्लीकेबल अभी के लिए भी है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये बाबू अभी के लिए भी एप्लीकेबल है। लोन इज़ टेकन ऑन और आफ्टर 1,499, तो अभी तो 2020 चल रहा है। इस बातों को मैं लिखूंगा नहीं, आप सुन रहे हैं, वीडियो अच्छे से देखिए, अच्छे से इंटरप्रेट कीजिए और समझिए। 1,499 के बाद 2020 भी आता है। बहुत लोग सोचेंगे सर ये तो 1999 की बात है। नहीं सर, ये अभी के लिए भी एप्लीकेबल है। 1,499 या उसके बाद की बातें हैं तो अभी भी है ऑफकोर्स। ये पुराने ज़माने की प्रॉपर्टीज़ के लिए 30,000 है, अभी के लिए तो बाबू अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए कि 1,499 के बाद तुमने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रखा है, परचेज़ किया, बस मैटर वहीं पे ख़त्म, तो मैक्सिमम हम 2 लाख रुपए तक का अलाउ कर देंगे। और अगर तुमने लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया तो 5 साल वाला केस भी कंडीशन देख लेंगे, अगर फुलफिल कर रहा हो तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। आई होप कि हो गया होगा, पॉज करके बाकी लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना कि अक्सर दिमाग में क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत लोगों के, बहुत लोग इधर उधर से भी तो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो सुनिए इस क्वेश्चन को, पॉइंट समझ लो ये वाला। एनी फ्रेश लोन, चलो पहले लिख देता हूँ, किसी भी प्रकार का फ्रेश लोन अगर आपने लिया हो, समझ लो पहले, किसी भी तरह का फ्रेश लोन लेते हो, किस लिए सर? पुराने वाले लोन को चुकता करने के लिए। तो पुराना वाला लोन जो लिया था ना हाउस प्रॉपर्टी के लिए, समझ रहे हो मेरी बात? तो उस चीज़ को चुकता करने के लिए, तो जो अभी नए वाले लोन पे इंटरेस्ट लगेगा उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, पेनल इंटरेस्ट का नहीं मिलता, मैंने पिछले बताया था इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वाले का नहीं मिलता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर मैंने एसबीआई से कोई लोन ले रखा था हाउस प्रॉपर्टी के लिए, अभी मैं पंजाब एंड नेशनल बैंक से एक लोन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ? ताकि मैंने जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए एसबीआई वाला लोन लिया था उसे मैं चुकता कर सकूँ, मैं उसे पेमेंट कर सकूँ, रिपे कर सकूँ। तो अभी मुझे पंजाब नेशनल बैंक के जो ली गई इंटरेस्ट है, सॉरी ली गई लोन है, उस पर जो इंटरेस्ट पे करना हो रहा है उसका भी मुझे आपको सर अलाउ हो जाएगा डिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है। मे बी कि शायद मैंने पहले डिस्कस किया है कि नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट आप सभी लोग ये देख रहे होंगे तो ये पॉइंट मैंने समझा बताना ज़रूरी समझा तो बता दिया आपको। वैसे तो आपको जितना पढ़ाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स भी होते हैं प्रैक्टिकल केसेस में, बट ऑल कांट बी डेल्ट विथ राइट नाउ। ओके, वो आपके लेवल का भी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें आपके लेवल की नहीं होती। ठीक है, फिर भी बेसिक से थोड़ा ऊपर ही पढ़ा रहा हूँ तो आप ध्यान से सुनिए, आपको यूज़फुल होगा। एनी फ्रेश लोन, अभी आप समझ जाओगे आसानी से। एनी फ्रेश लोन, जो मैंने बोला था पंजाब नेशनल बैंक वाला लोन लिया, किस लिए लिया? एनी फ्रेश लोन इज टेकन फॉर repayment of earlier loan. Any fresh loan is taken for repayment of earlier loan. फ्रेश लोन किसका हो गया सर? पंजाब नेशनल बैंक। अर्लियर लोन मतलब पिछला लोन कौन था मेरा? एसबीआई का हाउस प्रॉपर्टी के लिए मैंने लोन लिया था। ठीक है, अर्लियर लोन एंड अर्लियर लोन किस लिए लिया था मैंने? एंड अर्लियर लोन was taken earlier loan was taken for the purpose of house property.
then interest of fresh loan shall be allowed as deduction. फ्रेश लोन याद रख लेना, आप खुद से लिखना लिख लो, लिखा ही देता हूँ, छोड़ो। ये पंजाब नेशनल बैंक से मैंने लिया, पीएनबी से। अर्लियर लोन कहाँ का था मेरा? एसबीआई का था, हाउस लोन, ठीक है ना, एसबीआई से। अब समझ लेना, एनी फ्रेश लोन इज टेकन फॉर द रिपेमेंट, चुकाने के लिए कौन सा? पुराना वाला लोन। तो और अर्लियर पुराना वाला जो लोन था वो किस लिए लिया गया था? हाउस प्रॉपर्टी के लिए। देन इंटरेस्ट ऑफ फ्रेश लोन, जो नए वाला फ्रेश लोन यानी पीएनबी पर जो लोन लिया है मैंने पीएनबी से, उस पर जो मैं इंटरेस्ट पे करूँगा उसका भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। ये काफ़ी प्रैक्टिकल इश्यूज़ है, वैसे तो काफ़ी प्रैक्टिकल इश्यूज़ आते हैं, बट आपको आपके लेवल का नहीं होता वो। मुझे ये लगा कि किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है तो मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी। इसकी चर्चा अभी और भी चलेगी और इस पर काफ़ी एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का। इसके साथ एक आउटसाइड इंडिया वाला भी एक पॉइंट बताऊंगा, शायद मैंने पहले ना बताया हो, न्यू बैच के लिए तो फिर भी फ्रेश ही है बिल्कुल ये। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आप जल्दी लिखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय। अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, गुड बाय।